अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं। इलेक्शन के मौसम में सियासी परिंदों के घोंसले बदलने का सिलसिला जारी है। सियासी ताल्लुकदारी बदलने के इस मौसम में जहां पीटीआई के घोंसले को ज़्यादातर मकीन छोड़ कर जा रहे हैं, वहीं इस सियासी घोंसले को अपना दर बनाना किसी अचंभे से कम भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत नाम ही नामुमकिनात का है। तो लतीफ़ खोसा ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ये दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वही कहते हैं ये दुनिया छोड़े जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तुम कैसे पागल हो के तुम शामिल होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो नाज़रीन, ये सब अचानक नहीं हो गया, बल्कि लतीफ़ खोसा ने तकरीबन 5 महीने पहले मेरे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इशारा दिया था। आप पीटीआई का हिस्सा हो सकते हैं। सियासत में हर्फ आखिर नहीं होता, माफ कीजिएगा। तो नाज़रीन, पार्टी पॉलिसी की मुखालिफत और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वकालत पर लतीफ़ खोसा को पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया है, जिस पर उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के लोग उन्हें अपनी जमात का हिस्सा कहते रहे, लेकिन फिलहाल चंद दिन पहले हो गई थी वाज़े, जब साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में उनसे लाताल्लुक़ी का इजहार किया था। इससे पहले जब भी मैंने लतीफ़ खोसा से निकाले जाने या नोटिस मिलने का सवाल किया, तो हमेशा वो कहते रहे कि वो खुद पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी हैं, और उन्हें इस पार्टी से कोई निकाल नहीं सकता। सुनिए। ना मुझे किसी ने निकाला है, ना मुझे किसी ने नोटिस दिया है, ना मुझे कोई निकाल सकता है। मेरी 4 आने की मेंबरशिप बाबा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के हाथ की है, और रानी शहीद बेनजीर भुट्टो का दिया हुआ आइन मैंने दर्ज कराया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। मुझे कोई किसी चीज से नहीं निकाल सकता। एक बात, मैं पार्टी खुद मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मुझसे कोई इस्तीफा नहीं ले सकता, ना मुझे कोई पार्टी, क्योंकि मैं पार्टी के वजूद में आने से पहले ये पार्टी बाद में बनी। तो लतीफ़ खोसा तकरीबन 50 साल से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे। लतीफ़ खोसा पंजाब के गवर्नर रहे, सेनेटर रहे, पीपल्स पार्टी के कायम मकाम सरबराह भी रहे। इतने अहम तरीन ओहदों पर रहने के बावजूद उनके जाने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हल्का सियासत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा MKM के सरबराह ने नून लीग से अब तक कराची में इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कहा कि कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा, ताउन की कोशिशें जारी हैं। हालांकि मुसलसल खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून कराची में सीट्स का मुतालबा भी कर रही है और सीट्स पर रजामंदी का इजहार भी किया है। पहले सुनिए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा, फिर ज़रा इस पर नून लीग के हवाले से बात करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने गुफ्तगू भी की है और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह का तासुर दिया, इसी तरह की बात की है। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया निहाल साहब। सर, ये MQM और नून लीग ने कराची में मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया सर, सीट एडजस्टमेंट पर कमेटी भी बनी, कई इजलास भी हुए, लेकिन MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो कहते हैं कि नून लीग से इत्तेहाद की नहीं ताउन की बात हुई है। तो वो जो कोशिशें हो रही थी इतनी सारी, वो क्या नाकाम हो गई हैं सर? फील्ड से मीटिंग हुई है जिसमें MQM के डेलीगेशन को जो हेड करे अमीरुल हक साहब थे, जनाब जावेद हनीफ साहब और हसन साबिर साहब थे। तो हम इसमें जो बात है बुनियादी वो है सीट एडजस्टमेंट की। इत्तेहाद की बात अगले फेज की है। कराची को आपको पता है 7 डिस्ट्रिक्ट है, मलीर है, कोरंगी है, ईस्ट है, साउथ है, सेंट्रल है और वेस्ट है और किमारी है। तो आपको पता है 69 सीटें हैं और एक एक सीट का हम बहुत बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। 22 LA की सीट है और कमोबेश 47 जो है वो PS की सीट है, प्रोविंशियल सीटें हैं। तो हम एक मराहल को तय कर चुके हैं और उसमें हम सेटल डाउन कर चुके हैं और समझे हमने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर लिया अपने जो नोट्स हैं। बाकी जो था उसके ऊपर ये है, ये सीट एडजस्टमेंट है, ये सीट एडजस्टमेंट है। हम एक और चीज पे आगे बढ़ रहे थे कि हम कई जगहों पे कंबाइंड इलेक्शन स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जहाँ पे NA में अगर हमारा आदमी होगा तो नीचे एक MQM के हम दोस्त को और नुमाइंदगी को चाहेंगे या फिर JUI का है तो उनको चाहेंगे। तो इस तरह से हम कंबाइंड हम चाहते हैं जीतने के लिए हम आए हैं। हम किसी इलेक्शन लड़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जीतना। तो निहाल साहब, अभी तक आप लोगों ने, आपकी टीम ने जो वर्किंग की है उसके मुताबिक कितनी सीट्स पर सर एडजस्टमेंट या इत्तेहाद का इम्कान है? नहीं 5 सीटों की बात नहीं है, काफी बहुत सारी सीटों की बात है। 5 सीटों की बात जिन्होंने आपसे कहा वो शायद नामुनासिब है।
हमने तो बहुत सारी सीटों पे, जहाँ पे भी हम देखे बहुत प्रैक्टिकली एग्जामिन कर रहे हैं हर चीज को। जो सीट हम समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट पे जीत सकती है, वो हम कहते हैं कि बिल्कुल आप ये सीटों पे लड़ें। और हम समझते हैं कि जो सीटें हम जीत सकते हैं, हम वो समझते हैं कि इन सीटों पे हमें अपने नुमाइंदे को खड़ा करना चाहिए। नहीं सर, ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि आपने 5 सीट्स का मुतालबा किया था, जिस पर एमक्यूएम ने मलीर और लियारी की 2 सीट्स देने की पेशकश की थी आपको। देखिए जी, हमने बहुत तजज़ियात और बहुत ही इंसाफ के साथ जो तजज़िया किया है, हमने कितनी सीटें मांगी ये तो मैं अपनी क़यादत को ही बता सकता हूँ, और हमने उनको बता दिया है। और कितनी सीटों पे, हाँ इस हद तक आप ठीक आप बात कर रहे हैं कि मलीर पे एक फाइनल फेज हो चुका है और लियारी के भी ऊपर भी एक फाइनल फेज हो चुका है। मगर बाकी डिस्ट्रिक्टों पे हम सबको एग्जामिन कर एक एक सीट को हम समझते हैं जहाँ पे जिसके ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा उम्मीद है कि वो उम्मीदवार जीत जाएगा, तो हम उसी उम्मीदवार को वहाँ पे मुंतखब करेंगे, खा वो हमारी पार्टी का हो, खा वो। निहाल साहब, कराची में कौमी असम्बली की 20 और सर सूबाई में 40 से ज़्यादा नशिस्तें हैं, तो ये बताइए कि कितनी सीट्स पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और क्या मरियम नवाज साहिबा भी कराची से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं? ये जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात है, कारकुनों की ख्वाहिशात होती हैं, जो हमारे जिम्मेदारान हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि चूंकि हमारी लीडर वैसे भी पूरे पाकिस्तान के हर सूबों में उनकी आवाज़ है, हमारा नारा भी है चारों सूबों की आवाज़ मरियम नवाज, तो इसलिए, और वो हमारा बहुत ही मजबूत कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें माजी में भी हमारे लोग जीतते रहे एनए की सीट, तो ये कारकुनों की दिल ख्वाहिश है। मगर ये फैसला तो मरियम नवाज बीबी ने करना, हमने नहीं करना। ये नहीं निहाल साहब, यकीनन आप लोगों की ख्वाहिश है कि मरियम नवाज साहिबा कराची से इलेक्शन लड़े, लेकिन अगर ये फैसला हो जाता है कि वो कराची से इलेक्शन लड़ेंगी तो हल्का इंतखाब क्या होगा सर उनका, किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी? जी, मलीर के हल्के से लड़ेंगी। मैं समझता हूँ मलीर के हम सारी सीटें, अगर मेरे रब ने चाहा और उसमें कोई धांधली ना हुई, तो हम बड़े आसानी से, हमारे लिए हदफ तो हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से केमाड़ी की हमारी सीटें बहुत आसान है, लियारी की हमारी सीटें बहुत आसान है। कराची में बहुत मजबूत है PMLN, और खास करके देखिए जो अगर किसी के वोट सबसे ज्यादा बढ़ा है वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बढ़ा है, क्योंकि उनके किरदार के वजह से, और कराची को जो उन्होंने अमन दिया, कराची को ग्रीन बस दिया, कराची को K4 दिया, यहाँ के नौजवानों को लैपटॉप दिया, यहाँ पे शरती तरक्की लाई, यहाँ पर उन्होंने तजारती सरगर्मियों को फॉल किया, यहाँ पे 2 बिजली घर दिए, तो और कोई मनफी चीज नहीं रहा। बाकी जो लोग थे, आपको पता है, जो हमारे सामने आएंगे उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू है, मगर इन हालिया बरसों में सही आप कह रहे हैं अगर ये फैसला हो जाता है, मरियम नवाज साहिबा अगर कराची से इलेक्शन लड़ती हैं तो मलीर का हल्का होगा जहां से वो इलेक्शन लड़ेंगी। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। मेहमान जो आज साथ मौजूद हैं, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब JUI फे से, नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान। मैं ज़रा कादिर मंदुखेल साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर PTI को ज्वाइन किया है सर, जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर से वो आप लोगों के साथ मुश्किल से मुश्किल हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनका टिल्ट PTI की तरफ हो गया सर, और वो इमरान खान की तरफ झुकते हुए वो आप लोगों से अलग हो गए? क्या हुआ ऐसा मंदुखेल साहब? देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी वर्कर एक दूसरे पार्टी में जाते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब यकीनन उसकी एक पूरा ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के साथ गुजरी है, पीपल्स पार्टी ने इनको इज़्ज़त दी है, सबसे बड़े सूबे का गवर्नर बनाया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया, IT मिनिस्टर बनाया, 10 साल सेनेटर बनाया, और PLF पीपल्स लॉयर फोरम के वो सदर आए। मैं उनके साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था। जब वो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे तो मैं उनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान का। लेकिन यकीनन मेरे ख़्याल में वजह ये बनी कि इमरान खान साहब के केसेस जो उन्होंने लिए हैं, तो पार्टी को इस पर थोड़ी सी नाराज़गी हुई है कि आपको पार्टी क़यादत से पूछना चाहिए। उनकी अपनी एक प्ली है कि मैं एक वकील हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है पूछने की है, तो मेरे ख्याल में ये बातें उनकी वजूहत बनी है। लेकिन बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात लतीफ़ खोसा साहब के साथ है, और जहाँ रहे खुश रहे।
ठीक है, आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लतीफ़ खोसा वो शख्सियत है जो अपने लिए कहते थे कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ, तो वो चले गए हैं। सर नईम पंजोता साहब, वैसे आज लतीफ़ खोसा साहब आ गए आपकी पार्टी में, लेकिन उनके वेलकम कहने के लिए कोई बड़ा कोई अहम रहनुमा नजर नहीं आया, इस पर तनकीद भी हो रही है वैसे बड़ी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि रहनुमा नजर सारे जरूर आते, अगर उनको अगवा ना किया जाता, बाहर निकलने के ऊपर अदालत के सामने सरेंडर करने के बावजूद अगवा किया जाता है, तो इस वजह से क़यादत की आप कमी कह लें या उसका कह लें कि वो साइड पर थे जो आपको नजर नहीं आए। ओवरऑल मैं खुद गवाह हूँ, इमरान खान साहब ने जब उनको कहा कि आप पार्टी में शामिल हो, तो उन्होंने अपने बेटे शहबाज को बुलाया। तहरीक इंसाफ तो हर जगह होते हैं सर, मीडिया में भी आते हैं, हर जगह पेश हो रहे होते हैं। शुएब शाहीन साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, ये तमाम लोग, ये बड़े नाम हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, इनमें से कोई भी नहीं था। देखें, अगर हामिद खान साहब थे या नहीं थे, मुझे तो नहीं पता, वहाँ पर वो नहीं थे, लेकिन अली मोहम्मद खान की बात की जाए या बाकी जितने रहनुमा हैं, तो मैं वही गुजारिश की है कि वो इस वजह से वहाँ पर नहीं गए थे कि अगवाकारी और सारा मामला। बाकी रही बात एतमाद की, तो खान साहब ने उन्हें खुद, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी इसी वजह से नहीं गए थे। कौन जी? सर चेयरमैन तहरीक इंसाफ। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, यहाँ पर मामला आपको पता है चल रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, मुख्तलिफ केसेस उनके ऊपर बर्डन है, सारी चीजें ड्राफ्टिंग, उन्होंने खुद इलेक्शन कमिश्नर वो रहे और सारी चीजों में फंसे हुए हैं। तो वो सारी ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर हम नहीं समझते कि कोई ये ऐसा कोई हुआ कि जानबूझकर कोई नहीं गया या कोई ऐसी कमी फील की गई हो कि गौर साहब अगर होते तो फिर ही ज्वाइनिंग होनी थी। अदरवाइज फोन के ऊपर शिबली फराज साहब हों, उमर अयूब साहब हों, बाकी साहब हों, तो तमाम के साथ राब्ता था और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया है और बड़ा खुशाइन करार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आपने देखा होगा कि एक अलामिया भी जारी हुआ है पीटीआई की तरफ से, उसमें यही कहा गया कि हम खुशामदीद कहते हैं कि एक बड़े माहिर कानून और बड़े सियासतदान वीर इंसान जो जिन्होंने ज्वाइन किया है। और मैं समझता हूँ सर पॉइंट आ गया आपका। जी 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 ठीक है, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर चेयरमैन पीटीआई वकील, नायब चेयरमैन नायब सदर शेर अफजल मरवत वकील, कोर कमेटी में वकला बैठे हुए हैं, एक वकील हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब एक बड़ा नाम वकला बरादरी का लतीफ़ खोसा साहब ये पार्टी का हिस्सा बन गया। मुझे याद है आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जो वकील बरादरी है ये यकजा रहती है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती है सर। और माजी भी गवाह है ऑब्वियसली इस बात का कि जब जब वकला सड़कों पर आए तो उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सर अगली हुकूमत में अगर ये ऑपोजिशन में भी आते हैं तो हुकूमत चलेगी कैसे फिर? देखिए, उसमें अगर तो माजी देखें आप पीटीआई का, तो उसमें भी बहुत वकील रहे। हामिद खान साहब थे, अपना वजी साहब थे, पहले वकील थे, फिर बाद में जज बने, और इस तरह से बहुत सारे दोस्त थे, मगर उनको कभी भी जो है ना, उनको वो रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिली जो उनका हक बनता था। अब पीटीआई की मजबूरी है, शायद वजह उसकी दो तरह से कर लें। एक तो वो उनके जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं वो कस्टडी में हैं, कैद में हैं, और उनके साथ जितने भी उनके साथी थे या तो वो अंडरग्राउंड चले गए हैं या छोड़ के जा चुके हैं। वकील ऐसा फ़र्द है शायद जिसकी कोई उसके ऐसे स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं होते जिसके ऊपर जो है ना उनको कोई मुश्किल में डाला जा सके। इवन फ़र्ज़ कर लीजिए कि गौर ख़ान है या लतीफ़ खोसा साहब हैं, इनको खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ पहुंचती है, मरवत हैं उनको खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ पहुंचती है, नईम साहब हैं इनको खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो मैं JUI का होने के बावजूद जो है वो अपने वकील दोस्त के साथ उस नाजायज़ तकलीफ़ के हवाले से उनके साथ खड़ा होता हूँ। और वकील अपने मुख्तलिफ़ पार्टियों में यकीनन होते हैं, मगर उस नाजायज़ तकलीफ़ के ख़िलाफ़। और वकील का कोई ये नहीं है कि उसका कोई प्लाजा है तो उसके ऊपर जो ना वो कोई गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगी, वो ठेकेदारी करता है तो उसके बिल रोक दिए जाएंगे, उसका और कोई ऐसा बिजनेस है जिसके ऊपर उसको तकलीफ़ में डाला जा सकता है, तो वो इसलिए जो है वकील के लिए आसान होता है। तो वकील पॉलिटिक्स करते हैं, कायद-ए-आज़म वकील थे, इलामा इकबाल वकील थे, मगर पीटीआई में इससे पहले जो है वकला को कोई वो ऐसी इज्जत नहीं मिली जिसके ऊपर जो है ना वो कहा जाए अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वकला बने हुए हैं। अच्छा कामरान साहब ये भी फरमाइए सर। जी जी सर ये फरमाइए, जरदारी साहब इस वक्त गवर्नर हाउस पेशावर में उन्होंने बड़ी अहम मुलाकातें की हैं, JUI रहनुमाओं से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, और कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि सीट एडजस्टमेंट का मामला ज़ेरे गौर
आया है इन मुलाकातों के दरमियान, आप कुछ बता सकते हैं इस हवाले से? मेरी डायरेक्ट कोई अपना गुलाम अली साहब से कोई बात नहीं हुई है या पार्टी की लीडरशिप से कोई ऐसी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई है। पॉलिटिक्स में मुलाकातें होती रहती हैं और पुरानी दोस्तियां भी मौजूद हैं हमारी उनके साथ, और अगर मिले हैं और सीट एडजस्टमेंट यकीनन हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नून के साथ हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी और पार्टी के साथ हो या किसी पार्टी के साथ ना हो। तो इसलिए अगर कोई इस हवाले से कोई बातचीत हुई है कहीं पे, ऐसा प्लस माइनस करके दोनों पार्टियों को अगर कोई फ़ायदा मिलता है, देखिए पहले तो नज़रियत की बुनियाद पे जो है ना वो पार्टियाँ इकट्ठे चलती हैं, और उसके बाद दूसरी बात जो आती है वो पार्टियों के दरमियान बामी मफाद हुआ करता है। तो अगर कहीं पे नज़रिए की बात है वहाँ मफाद छोड़ दिया जाता है, वरना फिर जो है बामी मफाद की क्या फ़ायदा, किस पार्टी का क्या फ़ायदा, किस पार्टी का किसके साथ एडजस्टमेंट का फ़ायदा है, तो ये बात हो सकती है। ठीक ठीक। नहीं बजोता साहब, ये सर जरदारी साहब ने आज बड़ा कैटेगोरिकली अपनी पार्टी को हिदायत किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, बाकी किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद हो सकता है। तो क्या सर अंदरूनी खाना कुछ इस तरह की कोशिशें चल रही थी, कोई मीटिंग्स वगैरह हो रही थी जो जरदारी साहब को अपनी जमात को ये बाकायदा हिदायत करनी पड़ गई? नहीं, इस हवाले से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं गई थी जिसके ऊपर जरदारी साहब ने कहा कि हमने इनके साथ इत्तेहाद नहीं करना। वो उनका बयान अपना है, उन्होंने दिया है, उनकी मर्जी है, वो दे सकते हैं, हमें तो कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इलेक्शन के हवाले से ज़रूर आप हर प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं, वो हों। इस वक्त जो पोजीशन है, मैं अभी भी आपको यकीन माने कि जितने हमारे उम्मीदवार जिनकी लिस्टें बनाई गई हैं उनको उठाया जा रहा है, और पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। तो ये इलेक्शन करवाने का फिर क्या फायदा? आप नवाज शरीफ साहब को आपने बनाना है वजीर आजम, तो आप बना दें, एक नोटिफिकेशन कर दें। ये एक ड्रामा करके कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे या जो है हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है, जरा भी लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है। वही डीसी, वही डीपीओ, आज भी हमने देखा कि योग में उन्होंने जलसे के अंदर पानी छोड़ दिया। हमने देखा कि कल हमारे इसी तरह से वर्कर कमीशन के अंदर इसी तरह से पानी छोड़ दिया गया। यही डीसी जिनको आरोप बनाया जा रहा है, तो कैसे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाएंगे? तो ये जो सिलसिला है ये बंद को नहीं हो रहा, लोगों को इसी तरह से मजबूर किया जा रहा है, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। अब इंतजार है कि जो हम लिस्टें देंगे, जो दरखास्तें देंगे कैंडिडेट्स की, तो उनको 5 या 7 हैं उनको उठा लिया जाएगा। तो जब उम्मीदवार ही नहीं हो, ठीक है, आपसे जो मैं सवाल कर रही थी आप उस पर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसी कोशिश नहीं हो रही थी। ठीक है, मुझे जरा मधुखेल साहब का भी इस पर जवाब लेने देना। मधुखेल साहब, वहां से तो वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसी कोशिश नहीं हो रही थी, लेकिन आपकी पार्टी के सरबराह वो ये बयान दे रहे हैं, वो ये हिदायत आप लोगों को कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद ना किया जाए। तो सर क्यों, क्या आप लोगों की पार्टी के अंदर इस तरह की राय आ रही थी कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद बनाया जाए? देखिए, जिस सवाल का जवाब आपके पास खुद नहीं हो तो वो मुझसे आप पूछ रही कि मैं जवाब दूं। अगर जरदारी साहब ने कहा है तो ठीक कहा होगा, और ऐसी कोई बात तो हमारी चल भी नहीं रही थी, और शायद किसी ने सवाल किया होगा, उसके जवाब में जरदारी साहब ने ये बात कही होगी। तो आप खामखा उस सवाल का से पहले का सवाल आप ढूंढ रही है, वो तो ना करे ना। किसी ने सवाल किया होगा तो जरदारी साहब ने जवाब दिया होगा कि वो इस तरह ना हो। तो मेरे हिसाब से ऐसे कोई एहतियात की न बात हो रही है, न मेरे नॉलेज में है। सर सवाल के जवाब में हिदायत जारी नहीं की जाती, सवाल के जवाब में जवाब दिया जाता है। जरदारी साहब ने अपनी पार्टी को हिदायत जारी की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद न किया जाए। ये तो आप ये कहते हैं कि ये खबर गलत है। हो सकता है किसी ने उसको बोला होगा कि आपके लोग जो ना वो इसके साथ एहतियात कर रहे हैं, उसके जवाब में उसने कहा हो। देखो, ये बात तो अब जरदारी साहब भी बेहतर बता सकते हैं। हो सकता है किसी ने सवाल किया हो कि आपका फलां एहतियात की तरफ जा रहा है, तो उसने हिदायत जारी कर दी है, तो जो हुक्म जरदारी साहब का वो हम सब के ऊपर लागू है। ठीक। कादिर साहब, वैसे आप लोग पंजाब में सर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है कि वहां आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है? और अगर ऐसा है तो उनकी जानिब से सर क्या बोला गया, क्या कहा गया? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की जो काबिना थी, जो सियासी लोगों के साथ या सियासी पार्टी से उनके रवाबित थे, क्या किसी ने दरख्वास्त दिया था जो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेके सबको फारिग किया? पहला सवाल। दूसरी बात ये, क्या निगरान वफाकी हुकूमत
तमाम के तमाम मैं नहीं कहूँगा 80% जो ना वो मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है। अभी भुट्टी साहब ने कल इस्तीफ़ा दिए और सुने में ये आ रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से बलूचिस्तान में असम्बली का इलेक्शन लड़ेगा और वज़ीर आला बनने का कैंडिडेट होगा। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था? क्या काकड़ साहब जो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर बनने से पहले एक हफ्ता पहले मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की नून लीग में शामिल होने की, क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता? क्या आप लोगों ने तहरीरी तौर पर आगाह किया है वो? अरे अरे जो पता हो ना पता हो, आप लोगों ने अपना काम किया। अच्छा सुन, देखिए आपने मेरा सवाल नहीं सुना जी। मैंने आपसे अर्ज किया कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना को किसने दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन को जिसने सबको फारिग किया है? किसी ने दरखास्त दी है? तो जब वहां दरखास्त नहीं दी है तो यहाँ दरखास्त क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन की अपनी जिम्मेदारी नहीं है? इलेक्शन कमीशन को यह नहीं पता कि रोज़ा मीडिया में इस बात को उठा रहा है? हम कहते हैं काकड़ से लेके चीमा तक, चीमा से लेके फवाद हसन तक सारे के सारे नूली का, क्या उनको नजर नहीं आ रहा है? क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा है? क्या पावर डिवीजन के तमाम चेयरमैन होने जा रहे हैं ना, अहम जमातें होने जा तो रही हैं इस मामले में, उनको नहीं पता? मैं रोज कहता हूं मुंदखिल साहब, मुझे एक ब्रेक की कॉल है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मौजूद मेहमान सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, नईम पंजोता साहब और मंदोखेल साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त मुझे हामिद सईद काज़मी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हामिद साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, फिर इसे छोड़कर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चले गए और अब ये इल्म में आया है कि आप जो है दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। तो सर पहले तो ज़रा ये बता दीजिए कि ये दोबारा आपने फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने का क्यों किया, किन वजूहात की बिना पर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा? सर बात यह है कि मैं पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था और ये इत्तला आपको मुझे नहीं पता किसने दी है कि मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई थी और जो उस वक्त कुछ उलझने थी उनको सुलझाने के लिए मैं उनकी काविशों का हिस्सा जरूर बना था, लेकिन तहरीक इंसाफ बाकायदा मैंने कभी भी ज्वाइन नहीं की और जाहिर है जो ज्वाइन नहीं की उसको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। तो इस वक्त चूंकि जो हमारे दोस्त अहबाब ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे और मेरा पहले भी ताल्लुक इसी से था, तो उन्होंने मुझे इसरार किया और मैंने भी देखा कि इस वक्त शायद इसका हिस्सा बन के हम ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकेंगे, तो इसलिए मैंने वो ज्वाइन कर ली। लेकिन ये आपको किसी ने गलत बताया कि मैंने, हमारा काम नहीं है रोज़ रोज़ पार्टियां बदलना। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़रा थोड़ा सा दूरी ज़रूर इख्तियार की थी। तो सर वो दूरी की वजह बताएंगे हामिद साहब, आपने दूरी क्यों इख्तियार की थी और फिर उसके बाद आप दोबारा साबिका इलेक्शन में उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ वो मुझे, यानी जो मैं चाहता था उस तरह मुझे टिकट वगैरह नहीं दे रहे थे। हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब वो चाहते थे, लेकिन कुछ और मजबूरियां दरमियान में आ गई थी तो वो मुझे टिकट नहीं मिला। तो जाहिर है कि वो फिर मैंने उनसे माजरत की थी, लेकिन मैंने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। और इस दफा आपको आपकी मर्जी के मुताबिक टिकट मिल रहा है, इसलिए आप वापस आए? ऐसा है कि मर्जी के मुताबिक टिकट तो की बात तो ये है कि मैं बुनियादी तौर पर तो ये चाहता था कि मैं इस वक्त ये जो इंतखाबी अमल है इसमें हिस्सा न दूं और जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको अपने जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मोटिवेट करूं। लेकिन मुझसे इसरार किया जरदारी साहब ने कि नहीं, आपको इंतखाबी अमल में जरूर आना है। तो अब ये जाहिर है कि जायजा लेना पड़ेगा। पिछले इलेक्शन को इतने बरस गुजर गए, अब जो हालात हैं, जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बदली हुई है। तो इन बदले हुए हालात के तहत जो टिकट मुझे सूट करेगा इंशाल्लाह उन्होंने मुझे कमिट किया है कि मुझे जरूर दे देंगे। तो सर ये सुटेबिलिटी का फैसला कौन करेगा? ये आप करेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी? आप अपनी मर्जी का टिकट चाहेंगे? जी मिल बैठ के करेंगे। जाहिर है कि उन्होंने देख लिया कि अगर वो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक अकोमोडेट नहीं करेंगे तो मुझे कोई शौक नहीं है ज्यादा इलेक्शन लड़ने का। लेकिन ये कि एक हम आहंगी अगर इस लिहाज से पाई जाती है कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हम पीपल्स पार्टी ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो मुफाहमत की सूरत बनती है इंशाल्लाह उसको इख्तियार करेंगे। और काज़मी साहब, किसी पार्टी में किसी ओहदे के हवाले से भी जरदारी साहब से बात हुई आपकी?
नहीं, मैं ओहदा मैंने पहले भी कभी नहीं चाहा था और अब भी मैंने इस हवाले से उनसे कोई बात नहीं की है। अच्छा काज़मी साहब, आपने कहा कि आपने किनारा कशी इख्तियार की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन आप पीटीआई का कभी हिस्सा नहीं बने थे। तो सर जरा एक तो ये बता दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको शमूलियत की दावत दी थी? एक बात ये, और सर पंजाब के हवाले से भी बता दीजिएगा, वहां कहा जा रहा है कि नून लीग की हवा चल रही है इस वक्त, तो आप हिस्सा बनने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत की बात है, उसमें हमारे बहुत मोहतरम दोस्त थे जो चाहते थे कि हम उनके साथ चलें, लेकिन चूंकि उनको पता था कि मैं इस तरह कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करता और रोज रोज पार्टियां बदलना हमारा शिवा नहीं है, इसलिए उन्होंने कुर्बत तो बढ़ाई थी लेकिन बाकायदा दावत नहीं दी थी। और उस सिलसिले में शायद उनकी नीयत ये हो कि मेरी अगर चंद मुलाकातें हुई तो मैं शायद तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनूं। इस हवाले से मुलाकातें इमरान खान साहब से हुई थी, लेकिन बाकायदा दावत उस अंदाज से नहीं थी। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी पंजाब में अब मुस्लिम लीग नून की हवा चल रही है, तो महज हवा देख के चलना ये तो हमारे मिजाज के मुताबिक ज्यादा नहीं है। और ये जिन लोगों को ओहदे और मनसब की ज्यादा तलब होती है, जाहिर है वो चीज इस हवाले से ज्यादा देखते हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि मैं तो पार्टी में भी किसी ओहदे का तलबगार नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो ये चाहा था कि मैं उनसे कहूँ कि जी मुझे यहाँ पर कोई टिकट और कोई सीट भी दरकार नहीं है, लेकिन ये कि पार्टी में जिस तरह जो मुझे ड्यूटी लगाई जाएगी मैं इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हामिद सईद काज़मी साहब। प्रोग्राम में आप साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आ गए हैं और कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारियां पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको दी जाएंगी वो अपनी जिम्मेदारियों को उसी तरह से अदा करेंगे। मंदुखेल साहब, क्योंकि आपकी पार्टी में आप ही के एक रहनुमा थे, वापस आए, तो इस पर जरा कमेंट कीजिए, फिर हम अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। मंदुखेल साहब। देखिए हम जाने वालों को खुदाफिज कहते हैं, आने वालों को खुशामदीद कहते हैं। ये तो पीपल्स पार्टी का समंदर है, सबसे तारीखी सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत सारे आते हैं बहुत सारे जाते हैं, तो इसमें कोई न तो हमें परेशानी है न हमें कोई इसकी वो है। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर कहेंगे कि इससे पहले जब आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में उसने डेरा जमा लिया और मुस्लिम लीग नून ने IPP उतार दी है, ताकि जो PTI के लोग जो कि हमारे थे, जैसा हामिद काज़मी साहब की आपने बात की है, क्योंकि PTI तो 90% तो पीपल्स पार्टी के लोग गए उधर, वहाँ पे जब वो वापस अपने घर अपनी पार्टी आ रहे थे तो उन्होंने IPP जहांगीर तरीन के साथ खड़ा करके और वो पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की है। लेकिन आप देख रहे हैं काज़मी साहब के आने से वापस लोगों ने आना शुरू कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारे लोग गए हुए हैं वो सब वापस आएंगे और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब तो हमारा गढ़ था ही है, तो इंशाल्लाह सेंट्रल पंजाब की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। और आज कल जरदारी साहब पेशावर भी चले गए और वहाँ भी इंशाल्लाह करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो बिलावल साहब सरप्राइज की बात करेंगे तो सरप्राइज जनूबी पंजाब जो इत्तेहाद है ना, उनके बारे में ये खबरें हैं कि वो ना पीपल्स पार्टी के पास आ रहे हैं ना वो PMLN के पास आ रहे हैं, वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपके पास है इसकी कोई कंफर्मेशन से? तो वो कोई खबर की तस्दीक या तरदीद? आजाद हैसियत नहीं, आज़ाद हैसियत से तो पहले जो उन्होंने PTI के साथ मुआहदा किया था तो उसका क्या बना? वो आज़ाद वाले तो वैसे ही थोड़ी सी अपनी भाव बढ़ाने के लिए वो सारे करेंगे, लेकिन सियासी जमात चाहे कोई भी हो, सियासी जमात बड़ी जमात होती है और उनके साथ चलना पड़ता है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जरा मुखालिफ पार्टी जो है पीपल्स पार्टी तो जलसे जुलूस कर रही है और बाकी मुस्लिम लीग नून मैंने लीगल मामलात की तरफ बढ़ना है आगे जी। ठीक, मैंने लीगल मामलात की तरफ बढ़ना है। कामरान साहब का तज्जिया उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उससे पहले नईम साहब जरा इस पर कमेंट कर दीजिएगा। सर, ये जनूबी पंजाब के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं कि पहले तो आप लोगों के साथ एक मुआहदा हुआ था, फिर अभी पता चल रहा है कि ना नून लीग के साथ वो कोई एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, ना इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। आप लोग अप्रोच कर रहे हैं उन्हें? नहीं, मेरी हद तक तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है अप्रोच के हवाले से। ठीक है, बिल्कुल सही है। कामरान साहब, सर निगरा वुज़रा अहद चीमा और फवाद हसन फवाद के हवाले से सर अहम समाअत होने जा रही है, इलेक्शन कमीशन में होगी। आपको क्या लगता है सर, इन लोगों को ये निगरा सेटअप में होना चाहिए?
देखिए, ये फैसला उन अफराद को करना चाहिए अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थे या उनकी कोई एफिलेशन थी। आप होता ये है कि आप अल्लाह पाक को जवाब दें, उसके बाद आप अपने ज़मीर को जवाब दें और तीसरे नंबर पे आप पब्लिक को जवाब दें। तो अगर आपको ये तीन चीज़ें, मतलब पब्लिक जो है वो तीसरे नंबर पे आती है, पहली दो चीज़ें अगर आपको मजबूर नहीं करती तो फिर जो है ना, मेरा ख्याल है पब्लिक भी शायद आपको उस तरह से मजबूर नहीं कर पाती। तो पहले आप अल्लाह को सामने रख के, अपने ज़मीर को सामने रख के फ़ैसला करें। अगर तो आपके यहाँ कहीं किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ वास्ता है तो फिर नहीं आना चाहिए। इज़्ज़त बड़ी चीज़ होती है, ओहदे आने जानी चीज़ होती है। इज़्ज़त को इसके ऊपर जो है सौदा नहीं किया जा सकता ओहदों की वजह से या किसी पार्टी को फेवर करने के लिए। सबसे पहले आदमी को अपनी इज़्ज़त जो है उसका ख्याल करना चाहिए और आंसरेबल है आदमी अल्लाह को, ज़मीर को और फिर तीसरे नंबर पे पब्लिक को। अच्छा सर, ये भी कमेंट कर दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमले की तरबियत का आगाज़ हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली उनके एतराज़ात अब तक दूर नहीं हुए हैं। वो ये सारा मामला लेकर लाहौर हाई कोर्ट गए थे। सर, आप लोग मुतमईन हैं? देखिए, इस सारे मामले में जो है ना वो सबका जो है वो कोई ऐसी बात, सब हर तरफ उंगलियां उठती हैं। पहली उंगली जो है वो तहरीक इंसाफ पे उठती है कि वो एग्जीक्यूटिव की निगरानी में इलेक्शन नहीं चाह रही, मगर जिस इलेक्शन के बेनिफिशरी थी वो 2018 वाली वो एग्जीक्यूटिव की निगरानी में हुए थे। दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट लाहौर का जो हुक्म था वो उस हुक्म की मौजूदगी में था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के लिए कहा था और हाई कोर्ट ने, पहले तो हमने ये सुना था कि शायद नोटिस नहीं हुआ, बाद में पता चला कि नोटिस भी हुआ था और इलेक्शन कमीशन के वकील भी मौजूद थे। तीसरा किरदार इलेक्शन कमीशन का जो है वो बड़ा अजीब सा है कि वो एक लिटिगेंट जो है पहले जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब से और उस कमेटी के अफराद से या कुछ जजेस से मुलाकात करते हैं और उसके बाद 2 दिन इंतज़ार दरमियान में किया जाता है और उसके बाद जो है वो 2 दिन इंतज़ार करने के बाद छुट्टी के वर्किंग आवर्स के बाद पिटीशन फाइल होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला के बग़ैर नोटिस के जो है वो उस पिटीशन को जो है उसमें फ़ाइनल नेचर का आर्डर पास कर देते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसे है जिसके ऊपर जो है ना वो मामला जो है वो उनका जवाब नहीं मिल रहा। हर ऐसी बात जिसका ताल्लुक़ कानून के साथ हो, जिसका ताल्लुक़ लॉजिक के साथ हो, उसका जवाब जो है वो मिलना चाहिए। 2 जवाब भी हो सकते हैं, कोई जवाब आपको पसंद आ सकता है, कोई जवाब मुझे पसंद आ सकता है, मगर ये चारों जो है ना वो ऐसे एंड पे हैं जिनका कोई ना कोई जो है ना वो मामला कहीं ना कहीं बंद गली में जाके खड़ा हो जाता है जिसका जवाब नहीं मिलता। लोग इन बातों का जवाब यकीनन चाहते हैं। जी, सही। कामरान साहब, ये इस पे भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके तमाम केसेस में ही वो बरी हो चुके हैं, लेकिन उनका स्टेटस अभी तक नाअहली का स्टेटस तो उनका बरकरार है। तो क्या इस सिचुएशन में अभी वो इलेक्शन के लिए जा सकते हैं सर? क्या होगा आगे उनके लिए? देखिए, वो यकीनन उन क्रिमिनल केसेस में बरी हो चुके हैं, मगर इसके साथ और भले मेरा उसमें ओपिनियन यही है कि वो केसेस नहीं बनते थे, उनको बरी होना चाहिए था, मगर जिस टाइमिंग के हिसाब से वो बरी हुए हैं वो टाइमिंग के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। अदालतों के हवाले से खड़े हो गए हैं या आपके अदारों के हवाले से खड़े हो गए हैं, जिसमें नैब भी शामिल है। वो जो नाअहली का मामला है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है 62(1)(f जो है इंटरप्रेट हुई है। जब 62(1)(f को, वो भी मेरा ख्याल है कि वो गलत इंटरप्रेट हुई है। सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट को मैं मुनासिब नहीं समझता, उसके साथ एग्री नहीं करता, मगर इस वक्त तक जो है वो नाअहली मेरा ख्याल है कि वो फील्ड होल्ड करती है। ठीक, सही। नईम साहब, ये पीटीआई की जानिब से फवाद हसन फवाद और अहद चीमा, इन पर बड़े एतराज़ात उठाए गए, बल्कि माजी में आप लोगों की जानिब से बाकायदा केसेस भी, आपके दौरे हुकूमत में केसेस भी हुए। इन दोनों को कैबिनेट से हटाने के लिए कल होने जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है। आप जानते हैं अजीज़ुद्दीन काका खेल साहब को, जो दरख्वास्त गुजार हैं इस केस में? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से, स्पेशली जो है ओहदों के ऊपर जो है जिन्होंने चार्ज लिया हुआ है, कोई आईजी हो, डीसी हो, डीपीओ हो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, तो उन तमाम को इलेक्शन कमीशन को खुद ही चाहिए था कि उनको वहाँ से ट्रांसफर किया जाता, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करे और मुकम्मल करे और यकीनी बनाए कि वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ। आपने देखा कि
डीसी इस्लामाबाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जनाब बाकायदा तौर पर एक रिक्वेस्ट भी भेजी, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद में वही है। और इसी तरह आप देख लें कि पंजाब के अंदर लाहौर वाली डिप्टी कमिश्नर साहिबान औरत हैं, खातून हैं, तो वो भी जिन्होंने अभी तक 2200 मेरा ख्याल में 2300 के करीब MPUs के तहत लोगों को जो है वो नजरबंद रखा, और इसी तरह से वकीलों के घरों में छापे मरवा के और नहीं, ये काका खेल जो दरखास्त गुजार हैं पीटीआई से कोई ताल्लुक है इनका? जी मैं कह रही हूँ पीटीआई से कोई ताल्लुक है इनका, काका खेल साहब से जो दरखास्त गुजार हैं इस सारे मामले में? नहीं, पीटीआई से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन की हद तक तो बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, पीटीआई की हद तक तो बिल्कुल नहीं है। सही सही। अच्छा सर, एक और भी फरमा दीजिए, कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है ना, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? बल्ले का निशान मिल जाएगा आपको? मैं ये समझता हूँ कि जो ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को लाडला बनाकर वहां से लाया गया है और प्रोटोकॉल हासिल थे, तो ये एक लोगों की आंखों में एक वो क्या कहते हैं कि धूल झोंकने वाली बात है कि इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो इतराजात हैं वाकई जेन्युइन है। और अभी बल्ले का निशान का मामला भी लटका हुआ है। चेयरमैनशिप को इन्होंने तरीके से पहले खान साहब को नायल किया, इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जानबूझ के इतराज किया, हालांकि 2022 वाले भी हमारे आइन के मुताबिक हुए थे। तो ये जो बहाने बनाए जा रहे हैं या एक पहले ही कहा जा रहा है कि पत्नी जी उनके कोई लीगल रिक्वायरमेंट रहती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तरीके से आपको साइड पे किया जाए, तो वो वैसे ही कर दें, एक ऑर्डर कर दें कि आपके ऊपर पाबंदी है, वैसे ही आपका कमेंट आ गया, झंडा उठाने की पाबंदी है। ठीक, तो वो मेरा ख्याल में ये कर रही है फॉर्मेलिटी आप कह रहे हैं कि कल फॉर्मेलिटी होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है जी, देख लेते हैं कल क्या होगा। मंदुखेल साहब, सर ये चीफ जस्टिस साहब प्रोटोकॉल के बड़े खिलाफ हैं, बल्कि वो तो पैदल अदालत आते रहे हैं, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन आया मंजर आम पर जिसमें एयरपोर्ट्स पर जजेस और अहले खाना को तलाशी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। मंदुखेल साहब, अच्छी बात है। मेरे ख्याल में मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, चूँकि नहीं किया है। और मैं समझ रहा हूँ कि अदलिया को इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और फिर जो परसों फैसला भी आया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, और मेरी मालूमात के मुताबिक जो उसने मिसकंडक्ट की बात की थी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ा, गालबन वो भी ज़बानी बात थी, शायद जजमेंट में नहीं आई। मैं समझ रहा हूँ कि एक सिंगल जज ने जो इस तरह पूरा पाकिस्तान को सस्पेंस में मुब्तला कर दिए है, और उस वकील को तो नोटिस कर दिए है, मगर उस जज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आर्टिकल 209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको फौरी तौर पे बरतरफ करना चाहिए। और न सिर्फ उस जज को बरतरफ करना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों में केस में कहा था कि पार्लियामेंट बालातर है, और फिर पार्लियामेंट के कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने सब खत्म कर दिए। तो मैं कहता हूँ इन दोनों जज साहिबान को फौरी तौर पे बरतरफ करना चाहिए, तब जाके अदलिया की जो वकार है वो बुलंद होगा, और पाकिस्तान 139 नंबर से चीफ जस्टिस साहब इस मामले को देख रहे हैं, तो वो यकीनन ज़्यादा बेहतर जानते हैं और मुनसिफ हैं, तो ज़्यादा बेहतर इस पर फैसला कर सकते हैं। कामरान साहब, ज़रा आप भी कमेंट कर दीजिएगा इस मामले पर। ये आप तलाशी वाली बात पे कह रहे हैं? जी, मैं एयरपोर्ट से जो इस्तिस्ना मिल गया है जजिस को और उनके अहले खाना को, इस पर ज़रा कमेंट कीजिए। हाँ, वो बाज़ औक़ात होता तो इंसल्टिंग है, मगर बात यह है कि अगर इंसल्टिंग है तो फिर सब चाहिए, नहीं है तो फिर सब के लिए नहीं होना चाहिए। अब तो मेरा ख्याल है कि तलाशी हाथ से लिए बगैर या हाथ ऊपर उठवाए बगैर जो है वो आप चेक कर सकते हैं। स्कैनिंग मशीन से हो सकती है, जो स्कैनिंग मशीन से चेक कर सकते हैं, तो वो सबको इक्वल होना चाहिए। फिर फ़र्ज़ करिए कि मैं तलाशी से एग्ज़ैम्प्ट हूँ, और जब मैं कल नहीं रहूँगा तो फिर जब मेरी तलाशी ली जाएगी फिर मुझे तकलीफ होगी। तो इसलिए जो ना वो एक रेगुलर उसमें चलना चाहिए। सबकी अगर तलाशी होती है तो सबकी हो जाए, नहीं होती। बिल्कुल ठीक। कामरान साहब, आपके लिए एक और सवाल आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा पंजोता साहब मुख्तसर इस पर कमेंट कर दीजिए सर, इस मामले पर। किस हवाले से? मैंने सवाल नहीं सुना जी। ये जो मुस्तस्ना करार दिया गया है, एक नोटिफिकेशन सामने आया है जजेस और उनके अहले खाना के हवाले से, वकला बरादरी से हैं सर, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ये जो प्रोटोकॉल के हवाले से है जी? जी,
मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है जी। ठीक, सही, ठीक सर। आखिर में ज़रा कामरान साहब ये फरमाइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अफगान अबूरी सफ़ीर से मुलाकात हुई है और उसके बाद से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सफ़ीर ने तालिबान हुकूमत का कोई खुसूसी पैगाम पहुंचाया है और मौलाना साहब TTP से मुज़ाकरात करेंगे। सर तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा इसकी। ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, क्योंकि मौलाना से उसके बाद बात नहीं हुई और मेरी कोई फ़र्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। मुलाकात यकीनन हुई है और कोई मैसेज भी आया है, ये क्या है यकीनन, मगर क्या मैसेज है एग्जैक्ट में अगर कोई कहूँगा तो वो फिर दुरुस्त या गलत दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं ना कहूँ कुछ भी। नहीं सर आपका वैसे आइडिया क्या है, ऐसी कोई बात हुई है या मुमकिनात में है, ऐसा हो सकता है? यकीनन ऐसी ज़रूरी बात हुई हो, उसमें मौलाना के पास उन्होंने अपना डेलीगेशन भिजवाया है और उसका ताल्लुक भी आज के मामलात से, आज के हालात से होगा, वरना इसकी ज़रूरत ना होती। तो वो पैगाम जो है उन्होंने भिजवाया होगा, जो मैं गेस कर रहा हूँ, मेरी बात गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है। उन्होंने पैगाम भिजवाया होगा, उसमें कहा गया होगा मौलाना साहब को कि आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करिए, मगर वो आजकल के हालात के मुतालिक होगा या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो टेंशन पैदा होने जा रही है या हो चुकी है उस हवाले से होगा। तो फिर उसी को देखते हुए और उसी मुताबिकत के साथ ये फैसला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, मंदुक़ैल से पंजोता साहब, आप तीनों मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुम्मे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।